आजकल मीडिया में मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर बड़ी हलचल है। मालदीव में एक तबका जानबूझकर भारत का या मोदी का अपमान करना चाह रहा है, दूसरा तबका उसको रोकना चाह रहा है। भारत सरकार इस पे बिल्कुल चुप है और हमारे नागरिक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। मालदीव पर भारत के बीच में टूरिज्म के अलावा क्या रिश्ता है? इस तरह के एक्शन और रिएक्शन की क्या वजह है? क्या मसला जितना दिखाई दे रहा है उतना ही है या उसके आगे भी कुछ है? इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। नमो नारायण, वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मालदीव आकार में एक छोटा सा, दिल्ली से भी छोटा 298 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है। वो भी 1200 आइलैंड में बटी हुई है और जिसमें से 200 आइलैंड में तो वहाँ के लोग रहते हैं। 20 आइलैंड जो है उन्होंने टूरिज्म पर्पस के लिए दे दिए हैं। एक्चुअली दे दिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ की सरकार का मॉडल ये चलता है कि जो उनके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पर दे देती हैं। वही कंपनियां उनको डेवलप करती हैं, वहाँ ट्रैफिक लाती हैं और रेवेन्यू में से सरकार को देती हैं, जो सरकार की वहाँ की सरकार की बहुत बड़ा इनकम का स्रोत है। अच्छा, बाकी जो आइलैंड्स हैं वो खाली पड़े हैं। अब ये जो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड जगह जगह रहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है? इनका एक तो स्ट्रेटेजिक उपयोग बहुत होता है। अब भारत को वहाँ उस सी के एरिया में अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उससे वहाँ बढ़त मिली हुई है। वहाँ सरकार ने बहुत से डिप्लॉयमेंट्स कर रखे हैं जिनके बारे में बात करी नहीं जाती और पूरी जानकारी बाहर भी नहीं आती है। वहाँ पर उसी तरह से भारत को काउंटर करने के लिए चाइना वहाँ अपना प्रभुत्व रखना चाहता है। इस पूरे आइलैंड की जो टोटल आइलैंड क्या कहें, जो समूह है जो आइलैंड्स का, इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 5,01,000 है और जीडीपी कितनी है? मात्र $6155 बिलियन। दैट्स इट। यहाँ की इकोनॉमी जो है मूलतः टूरिज्म पर निर्भर है। यहाँ जितने टूरिस्ट आते हैं हर साल, लगभग उनका 15% केवल भारत के टूरिस्ट होते हैं। मालदीव जो है एक इम्पॉर्टेंट सी रूट पे सिचुएटेड है। मालदीव में समुद्र के अंदर अंडर वाटर रिजेस बने हुए हैं, मतलब कि अंदर कुछ तो जो कोरल होता है समुद्र के किनारे वो, और कुछ शायद कहा जाता है वहाँ पर अंदर कोई पानी में ज्वालामुखी था, वो जो फटा तो उसके पत्थर चट्टान से करके, मतलब एक तरीके से समझिए पानी के अंदर नेचुरल दीवार सी बन गई है। वो दीवार उनकी इतनी काम आई थी जब सुनामी आई थी। सुनामी आई थी तो वहाँ 14 फुट से ऊंची कोई लहर हो ही नहीं पाई क्योंकि वो पहले ही जो रिजेस से टकरा जाती थी। और उस रास्ते से निकलने के लिए ब्रिजेस की वजह से घूमकर जाना पड़ता है मालदीव के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच में से। ये जो रास्ता है, हिंद महासागर का जो हिस्सा जाता है, इंडियन ओशन का जो हिस्सा है, वो बहुत हैवी ट्रैफिक वाला हिस्सा है और यहाँ से मतलब दुनिया के बहुत बड़ा परसेंटेज है जो शिप्स, गुड्स और ख़ासतौर पे जो क्रूड ऑयल लेके निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। भारत के तो 50% गुड्स और 80% जो क्रूड ऑयल है वो यहीं से इसी रास्ते से होकर आता है। चाइना का भी बहुत बहुत जो बड़ा सी ट्रैफिक वो वहाँ से होकर निकलता है। इसको समझाने के लिए मैं ऐसे भी समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडियन ओशन एक हाईवे है और वहाँ पर जो मालदीव है वो एक टोल बूथ की तरह है। अब देखिए, टोल बूथ में जिसका राइट होता है, अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, यह टोल बूथ को जो ऑपरेट करता है वो कभी भी चाहे तो उस जो हाईवे से निकलने वाले ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और भारत के से बहुत पुराने दोस्त को बरगला के वहाँ पर उसको अपनी तरफ कर लेना चाहता है। ये भारत और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक बैटल है। चाइना इस तरह से अपने ट्रेड रूट को तो सिक्योर कर ही लेना चाहता है और जरूरत पड़ने पर भारत के ट्रेड रूट को चोक कर सके इसकी भी क्षमता डेवलप करना चाहता है। मालदीव्स में चाइना की उपस्थिति जो सिग्निफिकेंट थी वो 2005 से दिखाई देनी शुरू हुई है और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है। 2017 में वहाँ पर चाइना के 3 वॉरशिप्स थे, मतलब कि ऐसा नहीं होता एक जगह स्टेशन होते हैं उस जगह पर रोम कर रहे होते हैं, और मतलब ईस्ट इंडियन ओशन में 2018 में वो 11 हो गए थे। हम नहीं जानते कि 2023 में अब वो कितने हैं, इसका लेटेस्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया। अब चाइना ये कर ले जाएगा अगर, तो मालदीव पे इसका क्या असर पड़ेगा? चाइना इसको बड़ी मात्रा में लोन दे रहा है इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। अब इंफ्रा डेवलपमेंट का लोन ऐसा होता है जैसे आपने अपने घर को सजाने के लिए, इंटीरियर कराने के लिए, और आपने लोन ले लिया। अब अगर जो आपने इंटीरियर कराया उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, आप उसे किराए पे दे रहे हैं, आप वहाँ कोई शूट कर रहे हैं, तब तो वो जो डेवलपमेंट है आपने कराया और जो उसके लिए लोन लिया उसकी रिकवरी होगी। लेकिन अगर आपने उसको यूँ ही करके छोड़ दिया तो वो एक डिप्रिशिएट तो होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं डिप्रिशिएट होता है। अगर आप उससे अर्निंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, डेड हो रहा है और आप कर्जे के नीचे आ रहे हैं।
अब अगर हम श्रीलंका से तुलना करें मालदीव की, मतलब एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि मालदीव जो है चाइना के डेट ट्रैप में फंस के श्रीलंका के हाल पे पहुंचेगा। तो हम इसको अगर श्रीलंका से तुलना करें तो बैंकरप्ट होने के ठीक पहले जो श्रीलंका पर लोन था वो उसकी टोटल जीडीपी का 115% था, और मालदीव में आज की स्थिति में उनके ऊपर जो लोन है उनकी टोटल जीडीपी का 110% है। वो अपनी इस छोटी सी इकोनॉमी में 300 मिलियन यूएस डॉलर केवल डेट सर्विसिंग कॉस्ट पे खर्च कर देते हैं, और जो कि 2026 से तक बढ़कर एक कैलकुलेशन लगाया गया है, वो अगर इतना ही लोन रहता है तो 1 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। आप सोचिए कि जिस देश की इकोनॉमी इतनी छोटी है उसमें अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर केवल डेट सर्विसिंग कॉस्ट में लग जाएगा तो उसका क्या होगा। इनके फॉरेन जो रिजर्व हैं, फॉरेक्स रिजर्व जो हैं, उसमें भी 16% तक की कमी आई है। अच्छा, जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट उस तरीके से है जिस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेके उसका ब्याज देते रहें, अंत में आप कहते हैं अरे मेरा पैसा तो उतने का उतना ही रह गया, जो कर्ज था उसमें तो कुछ कमी नहीं आई, मैंने इतने पैसे दे भी दिए। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये देश कहीं श्रीलंका के रास्ते पर ना जाए। अब आप ये देखिए कि डेट की मात्रा कितनी है। इनके ऊपर डेट मुख्यतः 3 है। एक सऊदी अरब का है जो हर मुस्लिम कंट्री को देता है, दूसरा भारत का है जो इसके इतने पुराने संबंध हैं, तीसरा चाइना का है जो इससे बहुत रुचि ले रहा है आज। अब कितना कितना लोन है, सऊदी अरब ने टोटल लोन इसको दे रखा है 124 मिलियन यूएस डॉलर, 124 मिलियन यूएस डॉलर। भारत ने जो टोटल लोन दे रखा है वो 123 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं। चाइना ने अकेले 1.3 बिलियन यूएस डॉलर लोन दे रखा है। अब ये इसकी इकॉनमी को देखते हुए दिस इज अ ह्यूज फिगर, बहुत बड़ी है। अब ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत पहले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देगा बड़े बड़े, फिर जब आप कोई भी कंट्री उसके लोन की चंगुल में फंस जाएगा तो फिर उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या स्ट्रेटेजिक कंसेशंस के लिए उस लोन को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करेगा। लंका और अफ्रीका इसके उदाहरण है। जब भी इकोनॉमी या कंट्री डूबते हैं तो चाइना उनकी हेल्प करने नहीं आता। लंका भी जब अच्छे से बैंकरप्ट हो गया और चाइना अपने पैसे मांगते मांगते पीछे हट गया, और उसके बाद उसकी मदद करने को भारत आया। उसके बाद भी चाइना उनके पोर्ट के पास अपने टोही विमान खड़े करना चाहता था, जो शायद अभी की खबर ये है कि श्रीलंका ने उसको ऐसा करने को मना कर दिया था। अब ये बात जो है ये कुछ पॉलिटिशियंस वहाँ या तो समझ रहे नहीं हैं या वो समझना चाह नहीं रहे हैं। अब जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, ये शुरू से ही चीन परस्त हैं। लोगों को लग रहा है ये कुछ अचानक हो गया, या मोदी जी लक्षद्वीप गए, उन्होंने वहाँ पे उसके टूरिज्म को खतरा बताया, बहुत तरह की बातें लोग सोच रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पिछले इलेक्शन है उसके पहले भी मोइज़ू सरकार में थे और तभी भी ये चीन की साइड इनकी लीनिंग थी, भारत के ये बहुत फेवर में नहीं थे। इस बार तो इलेक्शन में इन लोगों का नारा ही ये था, भारत मालदीव छोड़े, ऐसा इनका नारा था। राष्ट्रपति बनते ही ये सबसे पहले चीन की कॉर्निश बजाने पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी वफादारी की कस्में खाई। लेकिन चीन के राष्ट्रपति की जैसी आदत है, वो ठंडा गरम करके ट्रीटमेंट देते हैं जब कोई ऐसा छोटा सा देश आता है उनके यहाँ। तो उन्होंने पहले तो 5-7 दिन उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाद में बहुत अच्छी तरह से जब एक तरीके से कहना चाहिए कि वहाँ के लोगों से, डिप्लोमेट्स, मिनिस्टर से मिल के ये समझ में आ गया कि अब ये जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं और बहुत डिस्परेट भी हो चुके हैं, क्योंकि इधर भारत के संग उसी दौरान पे झगड़ा शुरू हो चुका था। तो अब इन्होंने क्या किया, चीन के राष्ट्रपति ने इनसे मुलाकात की, बहुत अच्छे से इनको सम्मान दिया और बहुत सारी नई नई आगे की जो सहयोग की बातें भी हुई। मोइज़ू ने वहाँ पर राष्ट्रपति से मिलने के पहले ही ये बयान दे दिया था कि चाइना हमारा सबसे फेवरेबल पार्टनर होगा, द मोस्ट फेवरेबल पार्टनर उन्होंने उसको कह दिया था। अब ये सब चीज़ें एक साथ ही हुई, तो वहाँ से जो मालदीव से ऐसा व्यवहार हो रहा है जो कि भारत को आपत्तिजनक हो सकता है और भारत के नागरिक उसमें रिएक्ट कर रहे हैं और पीछे हटने की बात हो सकती है भारत की, ये सब ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरा कोरियोग्राफ किया जा रहा है चाइना की ओर से। जैसे ही वहाँ पे विपक्ष के लोगों ने अपॉलोजेटिक होना शुरू किया और सरकार ने 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया, वहाँ फिर से पीएम मोदी को लेके एक बहुत ही भद्दा सा कार्टून बना के निकाला गया सड़क पर। अब ये क्या है कि ये सब बात ये है कि भारत की नाराज़गी, भारत के नागरिकों की नाराज़गी मालदीव से कम ना हो पाए, वो खटाई पड़ती जाए और बढ़ती जाए।
इसके लिए ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार से हो रही हैं। फिर या अब इसको हटाने के पीछे दो वजहें हो सकती हैं, या तो इनका अपना इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, या फिर विपक्ष का बहुत ज़्यादा, जनता का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है। क्योंकि अभी तुरंत जब ये चाइना में थे उसी दौरान में वहाँ की राजधानी माले में, मालदीव्स की राजधानी माले में मेयर का इलेक्शन हुआ था, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी मौजू की पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। लेकिन अभी भी ये क्या होगा इसमें आगे चल के, ये कहना थोड़ी जल्दी है। और मालदीव के और भारत के संबंध बहुत पुराने और बहुत गहरे हैं। प्लस छोटे देशों में बड़े देशों की इस तरह की इंटरफेरेंस चलती रहती है। नेचुरली चाइना और भारत इस क्षेत्र के बड़े देश ही हैं। वैसे रूस अमेरिका भी ये करते रहते थे एक समय में, कि किसी भी देश में वो अपनी फेवरेबल सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब में चाइना की बहुत रुचि रहती है। लेकिन कहीं पर ये प्रयास सफल होता है, कहीं नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की सरकार आ गई जो भारत के लिए फेवरेबल है। उधर ताइवान में ऐसी सरकार बन गई जो बिल्कुल सख्त खिलाफ है चाइना के। तो अंतर्राष्ट्रीय उठापटक इस तरह से चलती रहती है। लेकिन भारत के लोग इतने टची क्यों हैं मालदीव के लोगों के मिसबिहेव से? इसके लिए हमको समझना होगा कि भारत के मालदीव से प्राचीन काल से लेकर आज तक किस तरह के संबंध रहे हैं, और इसके लिए हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।